गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल अगेन। गाइस, हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो बेसिक लेक्चर है, बहुत अकाउंटिंग के बेसिस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंट्स, इसको ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, वो सब क्या है उसके बारे में बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले गाइस, अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट और सेम, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं आप। ठीक है, कि अकाउंट्स क्या है, जस्ट इमेजिन। और हो सकता है कि वैसा रियल में हो आपके साथ। सपोज आपको अपने पेरेंट्स से कुछ पॉकेट मनी मिलती है एवरी मंथ या एवरी वीक। सपोज तो आपको 10,000 रुपीज़ पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है, एवरी मंथ। अभी उस पॉकेट मनी को या तो आप पूरा फुल्ली बचाते हो, सेव करते हो, या फिर हो सकता है कि आप उसको फुल स्पेंड कर देते हो। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो अपने पास उसका रिकॉर्ड तो रखते होगे कि मैंने सपोज आप मूवीज़ देखने के लिए गए, आपने कुछ ओटीटी का सब्सक्रिप्शंस लिया, आप कहीं आउटिंग की, आपने, आप कहीं बाहर घूमने गए, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने गए, कुछ भी एक्टिविटी की, उस सब चीज़ों का आप जो रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखते हो, ताकि आपको अगर मंथ एंड पे या वीकेंड पे आपके पेरेंट्स आपको पूछते हैं कि आपको जो हैंडओवर की गई थी अमाउंट, उसका आपने क्या किया, तो आपको हो सकता है उन अपने पेरेंट्स को आंसर करना पड़े। तो उसके लिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ मेमोराइज कर सकते हो सकता है फर्स्ट वीक में जो पॉकेट मनी थी उसका हिसाब आपसे लास्ट मंथ में मांगा जा रहा है, या फिर लास्ट मंथ ईयर एंड पे मांग रहे हैं आपके पेरेंट्स आपसे। ठीक है, तो मोस्टली आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है मेमोराइज करना कि आपने क्या क्या अमाउंट कहाँ कहाँ स्पेंड किया। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपको 10,000 रुपीज़ मिले, ठीक है, और उसमें से आपने 1,000 रुपीज़ मूवीज़ में वेस्ट कर दिए, 3,000 का आपने ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2,000 आपने कहीं बाहर मूवीज़ के लिए या फिर खाना खाने गए, डिनर पार्टी की, आपने फ्रेंड्स को पार्टी दे दी, आपका बर्थडे आया, आपने सेलिब्रेट कर लिया। ठीक है, तो आपने ये सब अमाउंट का खर्चा कर दिया। ठीक है, तो आपने जो ये 1,000, 2,000, 3,000 रुपये जो स्पेंड किए हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास जो रखा हुआ है, उसी चीज़ को, ये जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इस रिकॉर्डिंग को, इन रिकॉर्ड्स को अपने बुक्स के अंदर आपने अपने कोई एक सेपरेट बुक बना के रखी होगी पॉकेट मनी की, जिसमें आप सब कुछ लिख के रखते होंगे कि मेरे को 3,000 या 10,000 रिसीव हुआ, उसके सामने 1,000 रुपीज़ यहाँ स्पेंड किए, 3,000 यहाँ स्पेंड किए, 2,000 यहाँ स्पेंड किए। तो आप जो ये अपनी बुक आपने अपने पास रखी हुई है, इस बुक को ही अकाउंट बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो अकाउंट इन नॉर्मल टर्म आर रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो रिसिप्ट थी, ये आपको जो 10,000 रुपीज़ मिले वो थी। ठीक है, और ये जो पेमेंट है, ये जो आपने यहाँ पे इतना सब खर्चा किया है, ये सब आपका पेमेंट हो गया। ठीक है, तो आपने जिस बुक के अंदर ये सब रिसिप्ट 10,000 की और पेमेंट जो 1,000, 3,000, 2,000 किया है, ये सब जिस बुक में आप मेंटेन करते हो, उस बुक को अकाउंट बोलते हैं गाइस। ठीक है, नॉर्मल टर्म रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एज वेल एज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब अकाउंट ऐसा नहीं है कि जब आप बच्चे थे या फिर जब आपको पॉकेट मनी मिलना शुरू हुआ तभी उसका इनोवेशन हुआ। अकाउंट्स भिड़े भाई के ज़माने से भी चलता आ रहा है, या फिर भिड़े भाई जब पैदा नहीं हुए उससे पहले भी चलता आ रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, उस समय क्या होता था कि एक इंसान जो भी एक्टिविटी कर रहा है अपने ड्यूरिंग द लाइफ, सपोज एक ग्रेन्स ग्रो करता है, ठीक है, एक दूसरा इंसान है जो कुछ बिजनेस करता है, सपोज साड़ी का बिजनेस करता है, थर्ड पर्सन है वो कुछ और एक्टिविटी करता है। ठीक है, जितने लोग उतनी तरह की एक्टिविटी वो लोग करते हैं। अभी जो फार्मर है स्टार्टिंग में, उसको किसी दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फार्मर ने फूड ग्रेन ग्रो की, साड़ी वाले बिजनेसमैन ने साड़ियाँ सेल कर रहा है, तो फार्मर को अगर साड़ी चाहिए और बिजनेसमैन को फूड ग्रेन चाहिए, तो वो दोनों आपस में अपनी जो कमोडिटीज़ है, अपने जो प्रोडक्ट्स है, उनको एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, तो उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, when one product is exchanged in against another product, it is called barter system। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि फार्मर को हमेशा साड़ी की ही ज़रूरत हो, या फिर साड़ी वाले को हमेशा फूड ग्रेन्स की ही ज़रूरत हो सकता है फूड ग्रेन्स वाले को कुछ
एक और कुछ और भी एक्टिव कुछ और प्रोडक्ट चाहिए, सपोज करो कुछ भी चाहिए, और जो थर्ड पर्सन है जो वो चीज़ उसके पास है, उसको फूड ग्रेन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फार्मर क्या करेगा? फार्मर के पास तो फूड ग्रेन्स देने के लिए, और वो जो सी पर्सन थर्ड पार्टी है उसको फूड ग्रेन की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में फार्मर के लिए तो तकलीफ पैदा हो गई कि वो उस चीज़ को हासिल करे तो कैसे करे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि भाई जरूरी नहीं ऑलवेज जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके अगेंस्ट में जो प्रोडक्ट हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट सामने वाले इंसान को हो, ठीक है। जरूरी नहीं साड़ी वाले को ऑलवेज फूड ग्रेन्स ही चाहिए, हो सकता है उसको पिज्ज़ा खाना हो सर, अभी फार्मर के पास पिज्ज़ा तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी फार्मर को साड़ी चाहिए लेकिन साड़ी वाले को तो पिज्ज़ा चाहिए, तो फिर जो फूड ग्रेन्स है वो पिज्ज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। तो लोगों ने सोचा, या फिर यूनिवर्स में ऐसा, यूनिवर्स के माइंड में ऐसा आया कि हमें कुछ ऐसी चीज़ का इनोवेशन करना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टू ऑल हो, ठीक है। सबको उस चीज़ की आवश्यकता हो, सब उस चीज़ को स्वीकार कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मनी, जो पैसा है, उसका इनोवेशन किया गया, उसका डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। तो मनी इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, एवरीवन इज रेडी टू एक्सेप्ट द मनी, ठीक है। तो अभी मनी का इंट्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। तो फार्मर क्या करेगा? फार्मर अपनी फूड ग्रेन्स को सेल आउट करेगा मनी के लिए, मनी फार्मर के पास आ गया। अभी फार्मर को कुछ भी परचेज करना है मार्केट से, साड़ियाँ लेनी है, पिज़्ज़ा लेने हैं, या फिर साड़ी वाले को पिज़्ज़ा लेना है, या फूड ग्रेन लेना है, या फिर कुछ और साड़ी की जगह पे कुछ और लेना, तो मनी का यूज़ करके वो चीज़ जिस चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसे एक्वायर कर सकता है। अभी उसके लिए कोई भी लिमिटेशन उसके लिए सामने नहीं खड़ी है, ठीक है। तो देखो जैसे बोला गया है आपकी बुक के अंदर कि इन केस ऑफ बोथ द पार्टीज यूज टू फुलफिल देयर नीड्स बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस बार्टर सिस्टम, प्रोडक्ट और सर्विस वर यूज्ड इन एक्सचेंज टू परचेज अनदर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। बार्टर सिस्टम हैड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, ये वही लिमिटेशंस है कि जो रिक्वायरमेंट है दोनों पार्टीज को जरूरी नहीं एवरी टाइम वही रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। Due to limitation of barter system, a need was emerged for such medium of exchange which would be acceptable to all। ये देखो ये मनी की इंट्रोडक्शन हुआ दुनिया में जो कि सबको एक्सेप्टेड था, ठीक है। तो उसकी वजह से लोगों की नीड्स पूरी होनी शुरू हुई। अभी मनी का इंट्रोडक्शन हो गया है सर, तो एक चीज़ अपने साथ 70 तरह की तकलीफ़ें लेके आती है, ठीक है। उन तकलीफ़ों को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का समाधान किया जाता है, उन समाधानों को नोट डाउन करने के लिए अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वेयर मनी इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज़ नोन एज मॉनेटरी इकोनॉमी, ठीक है। बी पैसे का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सब लोगों के पॉकेट में पैसे होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, किसी के पास कोई भी लिमिटेशंस नहीं होगी, किसी को भी सोचना नहीं पड़ेगा कि हम पर्टिकुलर चीज़ एक्वायर करने के लिए क्या करें। अगर अमाउंट है, पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ भी एक्सचेंज होता है उसका मीडियम अगर मनी है तो उसे मॉनेटरी इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। अभी सर फूड ग्रेस चाहे साड़ी के एक्सचेंज में मिले या फिर अमाउंट के एक्सचेंज में मिले, सब लोगों को वो चीज़ अपने पास रिकॉर्ड तो करके रखनी पड़ेगी, ताकि एक फार्मर डिसाइड कर सके कि मैंने जो एंटायर फूड ग्रेन ड्यूरिंग द ईयर ग्रो किया था उसका मैंने यूजेस कहाँ कहाँ किया, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी आई यूज टू बाई साड़ीज, हाउ मच क्वांटिटी ही यूज्ड टू एक्वायर समथिंग एल्स, सपोज उसको किसी की सर्विस की रिक्वायरमेंट थी अपने घर में या फिर किसी भी और चीज़ के लिए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स वेदर आर मेड थ्रू बार्टर सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिपेयर्ड अकाउंट्स, ठीक है। तो वो जो आप एक्टिविटी करेंगे, वो जो आपने फूड ग्रेन्स का अकाउंटिंग किया, फूड ग्रेन्स रिकॉर्ड किए, अपने पास रिकॉर्ड करके रखे कि आपने उन फूड ग्रेन्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वो जो आपने रिकॉर्ड जिस जहाँ पे किया उनको अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। और वो जो अकाउंट्स अपने बनाए और उन अकाउंट्स में वो जो एक्टिविटी की फूड ग्रेन्स किसी को देने की, उसके सामने जो चीज़ आपने एक्वायर की उसकी, उस चीज़ को बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। जो आप एक बुक, जैसे पॉकेट मनी वाले एग्जांपल में आपने अपने पास एक बुक रखी, उस बुक को अकाउंट्स बोलते हैं। और उस बुक के अंदर एंट्रीज करना,
10,000 रुपीज़ पॉकेट मनी का रिसीव किया, उसके सामने 1,000 2,000 3,000 जो भी आपने स्पेंड किया, तो जो आप ये एक्टिविटी कर रहे हो लिखने की अपनी बुक के अंदर, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग बहुत तरीके से की जाती है। अकाउंटिंग के लिए कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड नहीं बताई गई है। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं वो सब अपनी अपनी डेफिनेशंस अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार, अपनी कंट्री के अनुसार डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो आप बोलो कि ये ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती, वो चीज़ कभी नहीं की जा सकती, ठीक है। ए मेथड और सिस्टम विच इज़ मेंटेन टू कीप अकाउंट इज अकाउंटिंग, ठीक है। देखो, जो आपने अपने बुक्स में रिसिप्ट और पेमेंट की जो एक्टिविटी की है अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, उसी को ही अकाउंटिंग कहा गया है, ठीक है। अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ is presented in form of definitions by different accounting professional bodies, जैसे ICAI हो गया CA के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए ICSSI हो गया, CS के लिए CPA CMA, जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज है वो सब अपनी अपनी डेफिनेशंस बताती है, ठीक है। लेकिन जो एक वर्ल्ड वाइड बहुत रिनोन्ड जो कोर्स है CPA, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, ठीक है, transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आप जो करते हो उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो और उनका आउटकम निकालते हो, ठीक है, और उसके ऊपर डिसीजन बनाते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस एक्टिविटी से आपको क्या हुआ। अभी तक तो हम सिर्फ पॉकेट मनी का एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है। अभी आपको पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से रिसीव हुई है, तो वो पेरेंट्स कुछ ना कुछ बिजनेस करते होंगे, ठीक है। तो अपने बिजनेस के अंदर वो लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, प्रॉपरली सभी ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, कौन से ट्रांजेक्शन परचेस के हैं, कौन से सेल्स के हैं, कौन से रेंट के हैं, कौन से सैलरी के हैं, कौन से वेजेस के हैं, उनको प्रॉपरली वो क्लासिफाई करते हैं, फिर उन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर उनका रिकॉर्डिंग किया जाता है। फिर ईयर एंड मोस्टली ऑब्वियसली वो सब ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में ही होते हैं, ठीक है। और ईयर एंड उनका आउटकम निकाला जाता है कि आपने कितनी सेल की, उसके सामने कितने अपने परचेजेस किए, तो आपका जो भी है वो बिजनेस वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ठीक है। तो अकाउंटिंग सिर्फ एक लिखने के लिए या फिर करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस का या फिर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है और ईयर एंड उसको मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका वो डिसीजन लेता है, उसी के बेस पे अपने वो फ्यूचर को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। आप अकाउंटिंग तभी कर सकते हो जब आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो भी इवेंट आपके बिजनेस में अकोर हुए हैं, वो मॉनेटरी टर्म में हो, ठीक है। देखो बोला है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू। अगर आप साड़ी के एक्सचेंज में फूड ग्रेन्स ले रहे हो, कौन सी चीज़ का वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, साड़ी का रिकॉर्ड करोगे या फूड ग्रेन का रिकॉर्ड करोगे। आपके पास आइडिया ही नहीं है कि आपने 10 साड़ी के बदले में 100 kgs ऑफ फूड ग्रेन अक्वायर किए, तो किसकी वैल्यू आप रिकॉर्ड करने जाओगे, उनका मॉनेटरी टर्म तो हुआ ही नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी आप ट्रांजेक्शन या इवेंट कर रहे हो उनका फिनेंशियल मॉनेटरी टर्म में उन ट्रांजेक्शन की वैल्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 10 साड़ी के एक्सचेंज में 100 kgs ऑफ फूड ग्रेन अक्वायर कर लिए, तो आप अगर रिकॉर्ड करने का कोशिश करोगे तो किस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे, 10 साड़ी दी वो रिकॉर्ड करोगे या फिर 100 kgs ऑफ फूड ग्रेन अक्वायर किए वो रिकॉर्ड करोगे। उनका मॉनेटरी वैल्यू मनी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए आपके पास से जो भी कमोडिटी या प्रोडक्ट जा रहा है उसके एक्सचेंज में आपके पास मनी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उनको रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है। बाद में क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसको रीड करते देखो क्या बोलते हैं, इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, these transactions are made in cash form or non cash form, ठीक है, also known as credit transactions, these transactions are
performed for any income, expense, assets, liability based activity. These transactions are classified and analyzed on the basis of their nature, which is derived from the debit credit rules of accounting. ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आप, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स में जो आपके पेरेंट्स आप उनके बिजनेस में जो एक्टिविटीज करते हैं उनमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ परचेज के हैं, कुछ सेल्स के हैं, कुछ सैलरीज पे कर रहे हैं अपने स्टाफ को, कुछ वेजेस पे कर रहे हैं अपने लेबर्स को, रेंट दे रहे होंगे, ठीक है, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, कस्टमर से पेमेंट आ रहा होगा। जो परचेज और सेल्स कर रहे हैं वो हो सकता है कैश में कर रहे हो या फिर नॉन कैश में कर रहे हो। नॉन कैश मतलब उधारी में परचेज कर रहे हो। अब उधारी शब्द जस्ट एक लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है, हम अकाउंट्स के अंदर उसको बोलेंगे क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट में परचेज कर रहे हो मतलब कि आपके पास उसका वो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी आपने नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो उन जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस में हो रहे हैं उनको पहले समझना पड़ता है। ये परचेज का है, ये वाला सेल्स का है, ये वाला रेंट का है, ये सैलरी है, ये वेजेस है, ये कमीशन पे किया है। उन ट्रांजेक्शन्स को पहले समझो, फिर वो कैश में है कि नॉन कैश में उसका डिसीजन लो। बाद में वो इनकम संबंधित है या फिर एक्सपेंस है, असेट्स में जाएंगे कि लायबिलिटी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी अकाउंटिंग, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। उनको पहले आप, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा अकाउंट्स को। आप परचेस वालों को सेल्स में लिख देंगे, सेल्स वालों को परचेस में लिख देंगे तो वो आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एक फेयर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उस वजह से। तो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अभी आपने क्लासिफिकेशंस कर लिया, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर दी। और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको ये तो देखना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस किया है, कि वो सेल्स में है कि परचेस में है, उसका डिसीजन लेना पड़ता है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओनली अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बट आफ्टर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स दे आर आल्सो इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोज्ड डिटेल एंड फिगर्स व्हिच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक आपने एक्टिविटी की सभी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। इतना ही थोड़ी इनफ है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उनको रिकॉर्डिंग करके उनका एट द एंड आउटकम क्या है, आप उनसे कुछ प्रॉफिट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ का डिसीजन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ अकाउंटिंग के थ्रू ही आती है। आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उनको इंटरप्रेट किया जाता है कि ये जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उनसे हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। क्या वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है या फिर लॉस मेकिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अभी सर कोई भी एक्टिविटी अगर मॉनेटरी टर्म्स में होती है तो उनको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। अकाउंट्स अगर मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो जो हमें जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स प्रोवाइड करेंगे उन्हें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स आ रहा है, इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक देयर डिसीजंस। आपके जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, जैसे आपकी एक छोटा बिजनेस है, उससे आपने अकाउंट, उसमें आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए। पहली चीज़ तो ये कि अगर बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, किसी भी लेवल पे आपका धंधा हो, एक्टिविटी आप जो कर रहे हो, सब में रिकॉर्डिंग की जाती है। सपोज आपका बिजनेस एक छोटे स्केल पे है तो आप जो अकाउंट्स बना रहे हो उनका यूज सिर्फ आप करते हो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। एक बड़ी कंपनीज जैसे अपने अदानी जी हो गए, मुकेश भाई हो गए, अंबानी ग्रुप, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके शेयर्स लिस्टेड है, उनके डिवेंचर्स इशू होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो उन अकाउंट्स के थ्रू एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जिनका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजन बनाने के लिए। अब इकोनॉमिक डिसीजन कौन बनाता है, वो सभी लोग जो आपके बिजनेस से कुछ ना कुछ तरीके से ताल्लुकात रखते हैं, उनको स्टेक होल्डर बोला जाता है, ठीक है। ऑल द पर्सन who are affected or going to be affected by your business activity are called stakeholders, ठीक है। तो वो स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, लेंडर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती है, ठीक है। कोई भी, जो भी इंसान आपके बिजनेस एक्टिविटी से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन उनको अगर असर होता है तो वो स्टेक होल्डर है। तो वो एक इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए आपके अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और अपना डिसीजन बनाते हैं कि अगर सपोज क्रेडिटर है तो वो डिसीजन लेगा कि आपको उधार में माल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर लेंडर्स है जैसे बैंक है
वो आपके अकाउंट्स को यूज़ करके ये डिसाइड करेगी आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो। आप लोन लेते हो तो आप उन लोन्स को रीपे करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं, ठीक है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये देखेंगे कि आप कितना डिविडेंड देते हो, आपके शेयर्स की प्राइस कितना फ्लक्चुएट होती है। वो सब चीज़ों का डिसीजन आपके अकाउंट्स के बेस पे ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है गाइस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अकाउंट्स के अंदर ऑल द ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए होते हैं, ठीक है। आज जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए वो फ्यूचर में जब आप भविष्य में जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उनकी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी को रिकॉर्ड करोगे, उस समय आज के ट्रांजेक्शन्स का इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू चेकआउट कि आपका उस पास्ट में क्या लेवल था एक्टिविटी का, आज क्या लेवल है, आपने कितना ग्रो किया है, आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी अकाउंट्स के थ्रू आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में समझने चाहें तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग का मतलब क्या, आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्लासिफाई एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट एंड गिव्स conclusion. After having an interpretation on the basis of these conclusion, a report is prepared. Here the meaning of report is annual accounts. आप जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको annual accounts क्या होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो ये 3 फॉर्म, अलग अलग फॉर्म बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, उनको एनुअल अकाउंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, कंक्लूजन निकाला, वो सब कंक्लूजन किसके बेस पे निकलता है, ठीक है। वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बेस पे निकलता है कि वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना प्रॉफिट शो कर रहा है, बैलेंस शीट में आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस का इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वो सब चीज़ों का डिसीजन आपके फाइनल अकाउंट्स के बेस पे ही आता है। उनको एनुअल अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आ रहा है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो उनका मेन पर्पस क्या है, आपको उनसे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनका रीजन क्या है। तो फर्स्ट है कि परमानेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपने जो अकाउंटिंग एक बार कर दी वो आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाली है, ठीक है। तो आपने आज जो रिकॉर्ड्स कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में उनका आप यूज कर सकते हो। एक बार हो सकता है आप रिटर्न फॉर्म में, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट फिजिकल फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो या फिर आपके कंप्यूटर्स में आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास हमेशा रहने वाली है। टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, आपने कोई भी एक्टिविटी की, आप जो सेल्स कर रहे हो उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेल्स से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर कस्टमर को आप सेल कर रहे हो उससे आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कस्टमर्स को बेच रहे हो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स है, उनका इफेक्ट आपके बिजनेस पे किस तरीके से आ रहा है उसका इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट से मिल सकता है। देखो, ईच ट्रांजेक्शन हैज इट्स इफेक्ट्स ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। दस काउंटिंग हेल्प इन ऑब्टेनिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके बिजनेस में ऐसी होती है जो आपकी या तो प्रॉफिट को इफेक्ट करती है, या फिर आपके बिजनेस का लॉस मेकिंग फैक्टर बन जाती है, या फिर आपके बिजनेस को पूरा ही डुबो देती है, या फिर आपको कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी फैक्टर्स होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप कुछ अर्न करते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वो अकाउंट्स आप जो मेंटेन करते हो उसमें आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो प्रॉफिट ही आपकी अर्निंग है एक तरीके से। तो उस अर्निंग के ऊपर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा उस चीज़ की जानकारी भी आपके अकाउंट्स जो आपने मेंटेन किए उसी से आती है। बाद में नेक्स्ट आ रहा है टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल। अभी आप जो बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको कि आप कुछ प्रोडक्ट्स उधार में परचेज करते हो, क्रेडिट पे परचेज करते हो, तो आज आपने वो क्रेडिट में परचेज कर लिए हैं, नेक्स्ट भविष्य में तो आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा उसको ही बोलते हैं पेएबल। और जो पेएबल जो आपको भविष्य में फ्यूचर में पे करना है वो एक तरीके से आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो
कि बैलेंस शीट आपको ये शो करती है कि आपकी लायबिलिटी साइड में कितना पेमेंट आपको करना है और किन किन को करना है और उनका रीज़न क्या है। गाइस, अकाउंट्स इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि अगर आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि अकाउंट्स को कैसे एनालाइज करना है, तो आप अकाउंट्स को गो थ्रू करके आप ये तक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि इस बिजनेस को, इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना अमाउंट पे करना है और उसका रीजन ये है। ठीक है, इतना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है आपके बुक में, इन बिजनेस इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो मेड। ठीक है, जैसे आपने बोला कि आपने क्रेडिट में गुड्स परचेस किए तो उसका भविष्य में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज ऑफ फ्रॉम मटेरियल ऑन क्रेडिट, हाउएवर दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर। ठीक है, टिल द नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। ठीक है, दो चीज होती है गाइस अकाउंट्स के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, एक होता है लायबिलिटी, दूसरा नीचे जब आप आएगा ये रिसीवेबल के अंदर वो होगा आपका एसेट। मतलब आपके ऊपर जो बर्डन है, जो आपका पेमेंट करने से ही उतर सकता है, तो उसे लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसे लायबिलिटी बोलते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, तो लेकिन अभी यहाँ पे आया तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके माथे का जो भी बर्डन है उसे लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और उस लायबिलिटी का पेमेंट करने से ही वो आपका बर्डन कम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? ये चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से ही मिलता है। ठीक है, बैलेंस शीट की जो लेफ्ट साइड होती है वो आपकी लायबिलिटी साइड होती है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड से पूरी इंफॉर्मेशन निकलती है कि आपके माथे पे क्या क्या बर्डन है, आपके बिजनेस पे क्या क्या बर्डन है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल। ठीक है, अभी आपने कुछ गुड्स परचेस किए, आप परचेस अपने घर पे रखने के लिए थोड़ी करते हैं, आपको सेल आउट करना पड़ता है। आपने क्रेडिट में परचेस किए तो हो सकता है आपने क्रेडिट में सेल भी करना पड़े अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो आप जो क्रेडिट में सेल करोगे उसे ही बोलते हैं रिसीवेबल। और जो फ्यूचर में सॉरी, आपको जो अमाउंट रिसीव होना है, मतलब कि आपका हक है और वो हक आपको फ्यूचर में कवर अप होगा, उसे बोलते हैं एसेट। लायबिलिटी का अपोजिट क्या होता है? एसेट। ठीक है, मतलब कि आपका हक है जो आपको भविष्य में पूरा होने वाला है, उसे आपकी एसेट बोलते हैं। और जितना ज़्यादा आपका हक उतना ज़्यादा अच्छा आपका बिजनेस, जितनी ज़्यादा कम लायबिलिटी उतना ही अच्छा आपका बिजनेस। लायबिलिटी और एसेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जितनी लायबिलिटी कम मतलब उतना ही बर्डन कम आपका, और जितनी एसेट ज़्यादा मतलब उतना ही हक ज़्यादा आपका। ठीक है, तो जो आपने क्रेडिट में सेल किया है वो आपका रिसीवेबल होता है, उसको डेटर्स भी बोलते हैं। अनदर वर्ड डेटर्स आपका आएगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। लाइक क्रेडिट परचेज गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स, दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर अंटिल द नॉन रिसिप्ट ऑफ दिस अमाउंट इट इज शोन इन द बुक्स एज अ रिसीवेबल। ठीक है, जब तक आपको वो गुड्स अमाउंट मिल नहीं जाता वो आपका रिसीवेबल्स है, इनको हम डेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इन डिटेल तो आने वाला है। ठीक है, और ये जो आपका हक है, जैसे यहाँ पे ये लायबिलिटी थी, वैसे ही ये आपका एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स बहुत तरह के होते हैं लेकिन ये एक पार्ट ऑफ एसेट्स है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलती है आपको इन्फॉर्मेशन? ये आपकी राइट साइड में होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के राइट साइड में जो मेंशन किया जाता है उसे एसेट्स साइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके इधर राइट साइड में बैलेंस शीट के आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, आपके बिजनेस में जो आप एक्टिविटी करते हो उनका रिकॉर्डिंग आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हो, तो उनका फाइनल आउटकम जो है वो या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है, और उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको आपके अकाउंट से ही मिल सकती है। टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस, हम उन्हें ऊपर डिस्कस किया सर, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स के बारे में। जो रिसीवेबल्स मैंने आपको बताया कि आपके एसेट्स है, और जो आपकी पेबल है वो आपकी लायबिलिटी है। तो जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है वो आपकी बैलेंस शीट से पता चलता है। और वो कैसे पता चलता है? कंपैरिजन किया जाता है असेट्स एंड लायबिलिटी का। जितना ज़्यादा असेट लायबिलिटी के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है आपका। देखो
बुक इस लैंग्वेज क्या बोलती है, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द साइज ऑफ लायबिलिटी एसेट्स रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस कैन बी सीन फ्रॉम द अकाउंट्स अंडर अकाउंटिंग सिस्टम व्हेन एसेट्स, देखो क्या लिखा है जो मैंने बताया आपको, व्हेन एसेट्स एंड रिसीवेबल्स आर मोर देन लायबिलिटीज इट कैन बी said that it is good economic condition, so economic condition which is known as solvency, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आपको आपकी सोलवेंसी मतलब अकाउंटिंग टर्म है सोलवेंसी, आपको इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए आपकी एक्टिविटी का स्टेटस, आप कितना पानी में है, ठीक है, वो जानने के लिए अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है और उसको इकोनॉमिक स्टेटस बोलते हैं। फिर टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड्स, अकाउंट्स एक ऐसा चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन की बारे में जानकारी चाहिए कि इस इंसान को बिजनेस को इतना पे क्यों करना है, उसका रीजन क्या है, आप सब चीज़ का इंफॉर्मेशन अकाउंट्स से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर कुछ एक्टिविटी बिजनेस में ऐसी हो रही है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, या फिर कुछ एम्प्लॉई है जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही है जिससे आपको वो आपका लॉस मेकिंग रीज़न बन रहा है, तो उस चीज़ का इंफॉर्मेशन भी आपको अकाउंट्स से ही मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने ऊपर दिखा कि पहला पहला पॉइंट ही था अभी जो रीड किया है उसमें कि अविल परमानेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो पहला पहला एडवांटेज जो है काउंटिंग का कि अकाउंट्स आप लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। एक बार जो आपने रिकॉर्डिंग कर दी वो आपको कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पास्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है या प्रेजेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कल जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या फिर 2 महीने पहले जो ट्रांजेक्शन हुए वो उन सब की इन्फॉर्मेशन आप अकाउंटिंग से निकाल सकते हो और अकाउंट्स को गो थ्रू करके कोई भी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज आपको मिल सकती है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस की अकाउंट्स के थ्रू मिल सकती है। तो क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड बाय एनी ओनर of any business. If this information is readily available, it can be used by the owner as and when it is needed, ठीक है। और जब भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उससे निकाल सकते हो। फिर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, आपने जो एक्टिविटी की है वो उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपकी जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग तो नहीं है ना, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना, उसका इंफॉर्मेशन आप निकालोगे। और मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी एक्टिविटी में जो होता है वो यही होता है कि हम सब कुछ कर लेंगे सब कुछ, लेकिन एट द एंड हमें क्या चाहिए, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल तो आपको मिले या ना मिले। सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है कि अपने जो एक्टिविटी की उससे वो कितना मुनाफा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस एट द एंड ऑफ द पीरियड, व्हाट इज साइज ऑफ द लायबिलिटी for the business can be ascertained. If the size of liability of the business more, it indicates weak economic condition. If the size of liability of the business is less, it indicates good economic condition, ठीक है। आपने जो भी एक्टिविटी की उससे ज़्यादा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, अब आपका प्रॉफिट रहेगा, आपके पास वो जो अमाउंट है वो बिजनेस में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कम से कम लायबिलिटी आपके सिर पे रहेगी और उससे आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो मजबूत होगा। तो उस चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको कि कितनी लायबिलिटी है कितने एसेट्स है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स के ही थ्रू मिल सकती है। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। सर पैसा आपने कमाया है, मोस्टली हम सब लोगों की यही थिंकिंग होती है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना कम टैक्स पे करूं, ठीक है। आप यही चाहोगे कि आपको कम से कम टैक्स पे करना आवे, ठीक है। तो ये एक है तो बड़ी गलत चीज़, लेकिन ठीक है टैक्स प्लानिंग की जाती है कि हम हमारे अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करें जो हमें ये तो बताए कि हमारा एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, लेकिन जो प्लानिंग करनी है टैक्स की वो हम हमारे अकाउंट्स के थ्रू कर सकें। कहने का मतलब आप इस तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। हम अगर कम टैक्स पे करना चाहते तो हमारे अकाउंट्स को थोड़ा मैनिपुलेट भी कर देते हैं कभी कभी। मैं ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ हो रही है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि देखो टैक्स ऑन अर्न इनकम हैज़ टू बी पेड बाय एवरी बिजनेस यूनिट इन डिफरेंट फॉर्म। द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स साइज इज बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। Keeping in mind quantum of transaction, what is amount of tax is to be paid for respective period is ascertained from the accounts, ठीक है। तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन आप होगा उनका एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस सेल आउट करना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या अमाउंट फ्रॉम द बायर गोइंग टू चार्ज
तो उस चीज़ का डिसीजन आपको अकाउंट्स के थ्रू ही मिल सकता है। जो आपका बिजनेस परचेस करने जाएगा वो क्या चेक करेगा कि आपकी बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, कितने असेट्स है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा लायबिलिटी कम होगा उतना ही वो आपका बिजनेस अच्छा समझेगा और आपको एक गुड अमाउंट पे करने को रेडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्या था कि आपको भविष्य में सब लोग यही चाहते हैं कि उनका बिजनेस मोर 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 एंड मोर ग्रो करे, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे। तो उस चीज़ का डिसीजन कहाँ से आता है कि वो अपने अकाउंट्स गो थ्रू करते हैं कि हमने जो पास्ट में जो भी एक्टिविटी की है उनसे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है, वो डिसीजन लेंगे। उसके बाद में ही तो फ्यूचर की प्लानिंग की जाएगी, ठीक है। तो आप पहले अपने अकाउंट्स गो थ्रू करेंगे, करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, आपका स्केल क्या है, आप कितना लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, उसका डिसीजन लेने के बाद में ही आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। तो आपका फ्यूचर के जो डिसीजन होते हैं वो आपके अकाउंट्स पे बेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एज एन एविडेंस। अकाउंट्स एक इस तरीके से फॉर्मेट है, इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं। और अगर कोई भी चीज़ किसी भी बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है तो आप अकाउंट्स का ही यूज़ करते हैं ताकि एक ट्रू एंड फेयर डिसीजन पे वो लोग आ सके। देखिए क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट इज टू बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, दस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन सच मैनर आर कंसिडर रिलायबल, ठीक है। तो सब लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो बुक्स में लिखा गया है वो एक परम सत्य है, ठीक है, वो ब्रह्म ज्ञान है। तो उसके बेस पे वो अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन। अभी हमने देखा कि परमानेंट रिकॉर्डिंग की जाती है, जो पास्ट में रिकॉर्ड किए वो फ्यूचर में अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, रिलायबल सोर्स होते हैं। तो उन सब का यूज़ तो करेंगे ना हम अपने लाइफ के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, कि पास्ट में कितनी एक्टिविटी की तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अभी आज के टाइम पे इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने कितना ज़्यादा ग्रो किया है। तो वो चीज़ आप अकाउंट्स के थ्रू कर सकते हैं। नॉट इवन कंपेयरिंग योर सेल्फ, बट आप अगर अपने कॉम्पिटिटर से भी आपका मैचिंग करना चाहते हैं कि इसी इंडस्ट्री में जो दूसरे पर्सन है, जो दूसरे बिजनेस है, वो कितना ग्रो कर रहे हैं, वो कितना अर्न कर रहे हैं, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी आपको अकाउंट्स के थ्रू मिल सकती है। नेक्स्ट आ रहा है मोरल कंट्रोल, ठीक है। आप ऐसे जिस तरीके से जो अकाउंटिंग करते हैं जिससे क्या है, जो भी फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन किए जा रहे हैं तो कोई भी जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, जो भी एरर्स होते हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा, वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो जो गलत लोग होते हैं, जो एरर करने की पॉसिबिलिटी जिनके माइंड में होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, अकाउंट्स आर इन रिटर्न फॉर्म, दीज आर यूज्ड एज एविडेंस, दस द चांसेस ऑफ फ्रॉड मेड बाय एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड, ठीक है। तो वो उनके माइंड में एक डर रहता है कि अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे किया तो वो डिटेक्ट हो सकता है, तो वो वैसी एक्टिविटीज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स इन प्रैक्टिस। इट सो हैपेंस दैट द बिजनेस सफर्स ड्यू टू सम पास्ट डिसीजंस मेड बाय द ओनर्स, सो or the management of the business, the effects of these decisions are reflected in the accounts to avoid the recurrence of such mistakes, ठीक है। आपने सपोज करो, ऐसा अज्यूम करो कि आप 2015 में हो, ठीक है, और आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ डेवलपमेंट का, कुछ एक्सपांशन का, कुछ न्यू मशीनरी इंस्टॉल करने का, ठीक है। और उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने प्रीवियस लास्ट 5 ईयर्स में क्या एक्टिविटी की और आपका लेवल ऑफ बिजनेस क्या था, आप किस तरीके से प्रॉफिट कर रहे थे, और अब इंस्टॉल करने के बाद या एक्सपांशन के बाद किस तरीके से बिजनेस करने वाले हैं, आपको क्या फायदा होगा, वो आपने कोई डिसीजन लिया था। लेकिन आपने सिर्फ प्लानिंग की थी, बट सिचुएशन वर नॉट एज पर योर प्लानिंग, और आपको नुकसान होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो सर, आप एक जो भी आपको करंट सिनेरियो है, जो आपने पास्ट में डिसीजन लिए हैं, उनकी वजह से आपको कुछ लॉस हो रहा है, वो आपके अकाउंट्स में शो होगा। आप अपने अकाउंट्स को गो थ्रू करके उन डिसीजंस को रिवोक कर सकते हो, उन डिसीजन को करेक्ट कर सकते हो, जो मिस्टेक्स आपसे हुई उनको सुधार सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे। अभी कुछ आ रही है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो गाइस, क्या होता है कि हम तो इंसान है, तुच्छ प्राणी है, ठीक है, हम तो भगवान में भी गलतियां निकाल लेते हैं, तो अकाउंट्स है,
ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि फूल के साथ कुछ कांटे भी आते हैं, तो हमें उन कांटों को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो कांटों का प्रकार किस तरह के कांटे हैं थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। हमने ऊपर देखा कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो मॉनेटरी फॉर्म में ही होने चाहिए, मतलब मॉनेटरी मतलब फिनेंशियल नेचर के होने चाहिए। तो अगर आप कुछ भी एक्टिविटी किए जो फिनेंशियल नेचर की नहीं है तो उसका रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, जैसे कस्टमर्स की लॉयल्टी, आपके एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी, वो किस तरीके से कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंट सिर्फ फिनेंस की भाषा बोलता है, ठीक है। फिनेंस अगर मॉनेटरी टर्म्स में आप अगर अपने अपने एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी ऑनेस्टी सब रिकॉर्ड कर सकते हो तो रिकॉर्ड कर लो, अदरवाइज यू कैन नॉट रिकॉर्ड ऑल दिस स्टफ्स जो फिनेंशियल नेचर के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो है वो यही है कि अकाउंट्स क्या करता है कि एक बार किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है तो फिर वो उसी के वो अज्यूम कर लेता है कि इस चीज़ की वैल्यू आज भी यही है। सपोज मैंने 5 years बैक कोई प्रॉपर्टी परचेज की 1 लाख रुपीज़ की, बराबर। तो आफ्टर 5 years अगर मुझे वो प्रॉपर्टी रिप्लेस करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है वापस से 1 लाख रुपीज़ में मैं उसको अक्वायर कर सकूं, लेकिन अकाउंट के अंदर वो 1 लाख रुपीज़ में रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। तो वो 1 लाख में ही शो करेगी मेरी बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन बाहर मार्केट में वैल्यू तो उसकी कुछ और है। मतलब मेन जो प्रॉपर्टी है 5 साल बाद में उसकी वैल्यू 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख है, लेकिन अकाउंट में तो 1 लाख रुपीज़ की दिख रही है। तो अकाउंट्स ये एज्यूम कर लेता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 5 साल पहले जो थी वही 5 साल बाद में। तो एक ये बिगेस्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, ठीक है। दूसरा ये आ रहा है कि हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, आपने जो प्रीवियस में पास्ट में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए हैं, जो एंट्रीज आपने पोस्ट कर दी अपने अकाउंट्स के अंदर, उनको आप चेंज नहीं कर सकते आपका ईयर एंड होने के बाद में, ठीक है। तो और आपको भी फ्यूचर में डिसीजन लेना है पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो वो इंफॉर्मेशन तो रॉन्गली रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो अब रिकॉर्ड जो वो आपके करेक्ट नहीं है और उन रिकॉर्डेड के बेसिस पे ही आप डिसीजन लेने वाले हो फ्यूचर के, तो फिर आपका डिसीजन तो रॉन्ग ही होने वाला है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंट्स की। नेक्स्ट आ रहा है यूज ऑफ एस्टिमेट्स। गाइस अब आप अगर क्रेडिट में कस्टमर्स को सेल करते हो और उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है और आपको अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है अपनी लाइफ के अंदर अपने बिजनेस एक्टिविटीज से कि आपको हर साल इतने रुपए का लॉस तो होता ही है, ठीक है। तो आप एक साइड में एक सेपरेटली कुछ एक अमाउंट के लिए प्रिपेयर रहते हो कि हो सकता है किसी के साथ इस तरह की कुछ एक्टिविटी हो जाए जिससे मुझे नुकसान हो, तो आपका बिजनेस उस चीज़ से हैम्पर नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहते हो, ठीक है। तो आपने एक एस्टिमेट किया कि मैंने सपोज करो 100 CR की सेल की है, उसमें से मुझे 50 लाख रुपीज़ तो मेरे लॉस में जाने ही वाले हैं, मेरे कस्टमर मुझे पे नहीं करने वाले, तो आपने एक एस्टिमेट कर लिया। अब वो एस्टिमेट किया तो आप वो अकाउंट्स में शो होगा, अकाउंट्स में शो होगा तो आपका 50 लाख रुपीज़ से प्रॉफिट आपका गिरेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं ईयर एंड पे या फिर फ्यूचर में आपको उसका पेमेंट मिले ना ही मिले। हो सकता है मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मिल जाएगा, लेकिन आपने अभी एट प्रेजेंट तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, आपका प्रॉफिट आपने उस अमाउंट से कम कर दिया। तो आप जो एस्टिमेट्स करते हो, जो आप अजम्पशंस लेते हो, उसकी वजह से कभी कभी आपको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो अकाउंट्स वही बोलता है कि आपने जो एस्टिमेट के बेस पे रिकॉर्डिंग की है, जो अजम्पशंस लिए, हो सकता है उसकी वजह से आपको ट्रू एंड फेयर रिजल्ट ना मिले आपकी एक्टिविटी के, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है ड्यूल स्टैंडर्ड, ठीक है। हमने ऊपर देखा प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल में कि आपको जो भी अकाउंट्स ने एज्यूम कर लिया कि जो मनी की वैल्यू है वो स्टेबल रहने वाली है, लेकिन इन रियलिटी में तो वो नहीं है। तो आपके जो एनुअल अकाउंट्स बनते हैं वो दो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो आप रिकॉर्ड करते हो वो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार में आपने जो रिकॉर्ड कर लिया आपके एसेट्स जिस वैल्यू पे आपके वो वही रहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो करंट सिनेरियो के बेस पे होते हैं, ठीक है। तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एंट्रीज आ रही है वो रियल लाइफ में बेस कर रही है, रियल लाइफ में उनकी वैल्यूज क्या है उसके हिसाब से आ रही है। और आपकी जो बैलेंस शीट में जो ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं वो आपके एक तरीके से जो पहले कभी रिकॉर्ड कर दिए उसी बेस पे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूल बायसनेस हो गया एक तरीके से आप बोलो तो, ठीक है। तो बैलेंस शीट आपका कुछ और वैल्यू पे जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट वैल्यू पे जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आपने दोगलापन कर दिया है, ठीक है।
वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा है उसके बारे में, देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स विच इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन करंट प्राइस while items of balance sheets are disclosed at old price, historical price। ठीक है, बैलेंस शीट हिस्ट्री पे चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट में चल रहा है, तो एक तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन गाइस चाहे कितना भी कांटे हो, चाहे कितने भी तकलीफें हो, वो जो गुलाब का फूल है, वो जो रेड रोज है, वो आपको एक अच्छी खुशबू देने वाला है। ठीक है, तो कितने ही लिमिटेशंस हो, अगर किसी भी आप बिजनेस को ज़्यादा एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, अपने बिजनेस में अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी लानी है, अपने स्टेक होल्डर्स का विश्वास जीतना है, तो सिर्फ एक अकाउंट्स ही है जो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है गाइस। तो ये कुछ बेसिक्स है अकाउंट्स के बारे में।